हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें 29 मई तक सारे करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें नई संसद भवन का उद्घाटन जो कि न्यूज़ में छाया हुआ है। जनगणना फॉर्म में 6 धर्मों को ही शामिल किया गया है। इसके अलावा जनगणना भवन का भी उद्घाटन हुआ है और मुंबई में पहले खान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा के लिए एक बैठक तैयार की गई है। तो ये सारी खबरें हमें देखनी है और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डेली करंट अफेयर्स के क्विजेस के लिए आप आज ही हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें @BPSC राइट वे ऑफिशियल। इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला न्यूज़। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को हो गया है और ये जो इमारत है ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के पुनर्विकास का हिस्सा था। इसकी लॉन्चिंग हुई थी दिसंबर 2020 में और इसका जो क्षेत्र है वो 65,000 वर्ग किलोमीटर का लगभग निर्मित क्षेत्र है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल हॉल, संयुक्त सत्र, सेंट्रल लाउंज, संवैधानिक हॉल और कार्यालय अन्य शामिल हैं। इसका आकार त्रिकोणीय है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका जीवन काल लगभग कुछ 150 सालों से अधिक का होगा। इसमें निचले कक्ष में 888 सदस्य और उच्च कक्ष में 300 सदस्य बैठ सकते हैं। अनुबंध की बात करें तो इसका निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया था। हालांकि ये परियोजना 862 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाली थी, लेकिन ये 1000 करोड़ को भी पार कर गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर नए संसद भवन में प्रधानमंत्री के द्वारा एक सेनेगॉल स्थापित किया गया। सेनेगॉल यानी कि राजदंड, और ये कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम इस सेनेगॉल की बात करें तो ये न्यूज़ इसी पर डिपेंडेंट है। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल 14 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु में थिरुवदुतुरई अधिनम यानी एक मठ है, इसका नाम है ये, और इसके अधिनमों से सेनेगल ग्रहण किया था। वहाँ के पुरोहितों ने ये जवाहरलाल नेहरू को, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनको ग्रहण किया और उसी सेनेगल को प्रधानमंत्री के द्वारा अब लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। यदि हम इस मठ की बात करें तो ये 500 साल पुराना शैव मठ है। सेनेगल जो है तमिल शब्द है, सैमई से लिया गया है, अर्थ होता है नीति परायणता, और इसके प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने के लिए एक आदेश होता है, ऐसा तमिल में माना जाता है, जिसे तमिल में आणी कहते हैं। अगर हम पुरानी बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन से इसे प्राप्त किया था और यह अभी तक रखा हुआ था इलाहाबाद के एक संग्रहालय में। चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव हैं, नाम है राजेश गोपाल, इनकी अध्यक्षता में हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार ने चीते के जो 3 शावक थे उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद ही इस कदम को उठाया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों का 4 सदस्यीय परामर्श पैनल भी होगा। ये समिति जो है मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सलाह देगी। यह इको टूरिज्म के लिए चीता आवास खोलने का भी फैसला कर सकता है। समिति जो है परियोजना गतिविधियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के भी सुझावों पर राय देगी और लगभग 2 सालों तक प्रभावी रहेगी। 2 जत्थों में कुल 20 चीते भारत पहुंचे हैं। हाल फिलहाल में नामीबिया से 8 चीते और जो कि सितंबर 2022 में आए थे, और दक्षिण अफ्रीका से 12 और जो कि फरवरी में आए हैं। 29 मई को मुंबई में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है नवाचार तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना। ये नवीन तकनीकें प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार करने और खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता बनाने में मदद करेंगी। तो इन दोनों क्षेत्रों में ऑटोनॉमस बन सके भारत, इसके लिए यह है। इसके अलावा जो अन्वेषण क्षेत्र हैं खनिज को लेकर के, जो मिनरल्स की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और अदरवाइज जो बैंक हैं, इन सबके साथ भी यहाँ पर बातचीत होगी। अगली जनगणना जो फॉर्म है उसमें अभी भी केवल 6 ही धर्म शामिल होंगे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन, इन्हीं का विकल्प होगा। कई समुदाय मांग कर रहे थे कि सरनावाद और लिंगायत को भी धर्म के रूप में शामिल किया जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, वो सरना धर्म को एक अलग के रूप में मांग कर रहे थे। और इसके अलावा जो कर्नाटक के कुछ लोग हैं वे लिंगायत धर्म को अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग कर रहे थे। तो एक प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से कि सरना धर्म को मानने वाले कौन कौन से स्टेट में हैं आदिवासी, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगली जो जनगणना है वो डिजिटल जनगणना होने वाली है और उसमें इस बात का भी विवरण दिया जाएगा कि किराए के घर में जो लोग रहते हैं उनके पास अपना कोई घर या उनका कोई आवासीय संपत्ति है या नहीं है।
विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी दी है जो ट्रैक कर सकेगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। यह फ्रेमवर्क सभी अंतरिक्ष आधारित और सतह आधारित अवलोकन प्रणालियों के साथ साथ मॉडलिंग और डेटा आत्मसात क्षमताओं को एक स्थान पर लेकर आएगा। वर्तमान में सतह और अंतरिक्ष आधारित ग्रीन हाउस अवलोकनों या मॉडलिंग उत्पादों का कोई व्यापक और समय पर अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान नहीं होता है। तो ओवरऑल तरीके से यदि हम देखें तो ना तो ग्राउंड लेवल पर और ना ही सैटेलाइट के माध्यम से इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का कोई आदान प्रदान का जो सिस्टम है वो नहीं है, तो उसी के लिए ट्रैकर होगा। इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है ग्रीन हाउस गैस चक्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी प्रणाली मॉडल का एक सेट। दूसरा है मॉडल और डेटा एसिमुलेशन सिस्टम जो उच्च सटीकता के उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए मॉडल गणनाओं के साथ पर्यवेक्षण को ऑप्टिमम रूप से जोड़ेगा। और थर्ड है गतिविधि डेटा और प्रक्रिया आधारित मॉडल के आधार पर इन उत्सर्जनों का पूर्व अनुमान। और लास्ट है CO2, CH4 यानी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता और कुल कॉलम मात्रा, आंशिक कॉलम मात्रा, वर्टिकल प्रोफाइल और फ्लक्स की सतह आधारित और उपग्रह आधारित टिप्पणियों का एक वैश्विक सेट। तो कुल मिलाकर के इन 4 कंपोनेंट्स को मिला करके ग्रीन हाउस गैस का जो ट्रैकर है वो अपनी रिकॉर्डिंग्स जारी करेगा। इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 26 मई को। ब्रह्मोस और मिधानी इसके सह मेजबान भागीदार थे और थीम थी एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2023-24 से 2030-31 तक कुल 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में लगभग 3 सालों के भीतर 105 से अधिक स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पर जिस मिधानी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्टकट में मिधानी कहा जाता है और जो कि रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत काम करने वाला एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टाइटेनियम का एकमात्र उत्पादक है भारत के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए 6 राज्यों के साथ MOU पर साइन किए हैं। कौन कौन से हैं 6 राज्य? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो क्या है डिजिटल फसल सर्वेक्षण और डिजिटल माध्यम से फसल का सर्वेक्षण करना। इस अवसर पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया और एक मैनुअल भी लॉन्च किया गया और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। डिजिटल फसल सर्वेक्षण सरकार के एग्री स्टैक या इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर का हिस्सा है। एग्री स्टैक और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली यानी कृषि DSS इस कृषि क्षेत्र में मुद्दों और चुनौतियों को हल करने में मदद करेगी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि उनकी जो फसलें हैं किसानों की, उसके डेटा के बारे में एक सत्यापित स्रोत तैयार किया जाए, सर्टिफाइड हो एक तरीके से। डिजिटल सर्वेक्षण प्रणाली नई तकनीक जैसे एडवांस एनालिटिक्स, GIS, GPS तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करेगी। देखिए भारत को 2021 में 1.52 मिलियन की तुलना में 2022 में 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटक का आगमन प्राप्त हुआ है। इसमें देखो अपना देश, सेवा प्रदाताओं के लिए निर्माण क्षमता योजना जो है और अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रमाणन कार्यक्रम है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत वृद्धि अभियान प्रसाद शामिल है, जिसे हम प्रसाद योजना कहते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट खबर तो नहीं है, डेटा को याद रखना, लेकिन क्योंकि पर्यटन की बात हो रही है और काफी अधिक मात्रा में वापस से पर्यटन देश में वापस शुरू हो गया है ये सेक्टर, इसलिए जो भी इससे संबंधित योजनाएं हैं उनको आपको देखना जरूरी है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत चिन्हित एयरलाइनों को 59 पर्यटन मार्ग भी प्रदान किए हैं। आगंतुकों को आगमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अतुल्य भारत भ्रमण वर्ष 2023 की भी शुरुआत की है। भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का जो 5.1 संस्करण है, यानी उड़ान का 5.1 संस्करण है, उसे लॉन्च किया गया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से खासतौर पर इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो पहले क्या था कि जहां से उड़ान भरी है, जहां पे उड़ान खत्म होनी है, यानी जो मूल स्थान है और जो डेस्टिनेशन थे, दोनों का प्राथमिक क्षेत्र होना जरूरी था, पर अब इसे एक तक सीमित कर दिया गया, यानी बस एक क्षेत्र प्राथमिक होगा तो चल जाएगा। यात्रियों के लिए किराया सीमा को 25% तक कम कर दिया गया है। इसके अलावा एकल और 2 इंजन वाले दोनों हेलीकॉप्टरों के लिए ही ऑपरेटरों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग सीमा में भी वृद्धि की गई है।
टूरिज्म सेक्टर से एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। गोवा ने पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, पहली बार ऐसा इस तरीके का कोई 2 राज्यों के बीच में होने वाला ये ऐसा समझौता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। इस एमओयू से जो है सांस्कृतिक विविधता को दुनिया के सामने प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। इसे देखो अपना देश पहल के साथ जोड़ा गया है। अभी तक दोनों देशों के बीच में यात्रा का समय 7 घंटे था, घटाकर कितना हो जाएगा? 2.5 घंटे का हो जाएगा। भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस के किल्लिथिया में अंतर्राष्ट्रीय कूद मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है और रजत पदक जीता है जैस्विन एल्ड्रिन ने। जैस्विन एल्ड्रिन के ही रिकॉर्ड को तोड़ा है मुरली श्रीशंकर ने। दोनों ने अपने ही देश के हैं। और इस साल मार्च महीने में जैस्विन ने बेल्लारी की इंडियन ओपन कूद चैंपियनशिप में जो है एक रिकॉर्ड तैयार किया था, जिसमें उन्होंने कितना कूदा था? 8.4.2 मीटर। ठीक है, तो इसी को तोड़ा है इन्होंने, मुरली श्रीशंकर ने। जिस प्रकार से कृषि के लिए बीमा होता है, उसी की तर्ज पर पशुधन यानी एनिमल हस्बेंड्री के लिए, जलीय कृषि के लिए और जो रेशम है, जो सेरिकल्चर है, उसके लिए भी बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है और RIDI ने इसको मंजूरी भी दे दी है, लाइसेंस दे दिया है। यदि बात करें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की, तो पहले से ही ये फसल बीमा बाजार की 55% को कवर किए हुए है और इसका जो लॉन्चिंग ईयर था वो 2002 था। इसने संचालन शुरू किया 1 अप्रैल 2003 से। ये सरकारी स्वामित्व वाली कृषि बीमा कंपनी है। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। 3 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये जो सम्मान है, ये संयुक्त राष्ट्र के जो शांति रक्षक होते हैं, जो पीस कीपर्स होते हैं, उनको दिए जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है और इस साल यदि देखें तो UN पीस कीपिंग की 75वीं वर्षगांठ भी है। पहली बार 1950 में भारत ने इस शांति मिशन में भाग लिया था। बात करते हैं उन सैनिकों की जिन्हें दिया गया है। तो सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल रहे हैं शिशुपाल सिंह और संवाली राम बिश्नोई, ये दोनों शामिल हैं। इन्होंने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ काम किया। इसके अलावा सब्बर ताहिर अली, जो कि ईरान के लिए पीस कीपर थे, उन्होंने वहां नागरिक क्षमता में एक कार्यरत थे। तो युगांडा के साथ कॉन्गो सीमा के पूर्वी शहर गोमा में संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 5 लोगों में एक्चुअल में जो शिशुपाल सिंह है और संवाली राम बिश्नोई, ये दोनों ही शामिल थे। तो अब ये लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं और ये सम्मान उन्हीं को दिया गया है। गृह मंत्रालय ने विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत नियमों का एक नया समूह जारी किया है। केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को SPG में प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त करेगी जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए लागू हैं और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में। केंद्र सरकार इसके निदेशक को भारतीय पुलिस सेवा से कम अपर पुलिस महानिदेशक के स्तर पर नियुक्त करेगी। अभी तक इसका जो नेतृत्व है इंस्पेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी करता था। तो जो भी SPG समूह होते हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति, उनके कैडर और उनकी रैंक को लेकर के ये सारे नियम जारी किए गए हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर SPG के अन्य सदस्यों को 6 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए भी नियुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद में दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा SPG के निदेशक के पास SPG के सामान्य अधीक्षण, निदेशन, कमान, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, अनुशासन और प्रशासन की भी शक्तियां होती हैं। SPG जो है 1985 में इसे स्थापित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को निकट सुरक्षा ये प्रदान करता है। इसके फिलहाल वर्तमान निदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा। AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वां स्थान मिला है और USA का फ्रंटियर यहाँ फर्स्ट रैंकिंग पर है। ये जो संस्करण था, ये 60वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन का, जो कि जर्मनी के हैम्सबर्ग में आयोजित किया गया। एरावत को CDAC पुणे के द्वारा विकसित किया गया है और ये भारत सरकार द्वारा AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया था। ये 200 AI पेटाफ्लॉप्स का है एरावत और इसे वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। इसे परम सिद्धि जो कि 210 AI पेटाफ्लॉप्स के साथ आता है, यदि उसके साथ एकीकृत किया जाए तो टोटल 410 AI पेटाफ्लॉप्स मिक्स्ड प्रिसीजन की कुल पीक कंप्यूटिंग गणना प्रदान होती है। वर्तमान में यह 8.5 पेटाफ्लॉप्स आरमैक्स प्रदान करता है और 13 पेटाफ्लॉप्स का जो है ये आरपीक प्रदान करता है। आरमैक्स यानी मैक्सिमम इसकी कंप्यूटिंग क्या है लेवल, और जो पीक परफॉर्मेंस है ये उसकी बात करता है। जो वर्तमान में हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो गणना है, जो कंप्यूटेशनल जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए एरावत को 1000 AI पेटाफ्लॉप्स मिक्स्ड प्रिसीजन कंप्यूटिंग क्षमता तक बढ़ाने के लिए पहले से ही एक रोड मैप की योजना बनाई गई है।
पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया और इस विभाग को यह अवार्ड विभाग के द्वारा मवेशियों के इलाज के कंप्यूटरीकृत मेडिकल रिकॉर्ड में ई गवर्नेंस के लिए दिया गया। देखिए, जिस तरीके से ह्यूमन रिकॉर्ड्स होते हैं मेडिकल के, उसी तरीके से मवेशियों के कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए दिया गया है और यह देश में अपनी तरह का बिल्कुल ही पहला प्रोजेक्ट है। यह वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 5 सरकारी पशु चिकित्सा अस्पतालों और चंडीगढ़ के 9 पशुपालन उपकेंद्रों के पशु चिकित्सा विभाग की आवश्यकताएं पूरी कर देता है। तो ये बहुत ही अपने आप में अनोखा है। स्कॉच पुरस्कार की बात करें तो इसे 2003 में स्थापित किया गया था। यह एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किए जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी चैटबॉट जिसका नाम है जुगलबंदी, इसे लॉन्च किया है और इसे AI फॉर भारत और साथ ही में IIT मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा की बाधाओं को तोड़ करके और भाषानी पहल के माध्यम से प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करना है। यानी अपनी कोई सी भी भाषा में इससे सवाल पूछा जा सकता है चैटबॉट से और उसको सेम भाषा में उत्तर मिल सकेगा। यह सरकारी सेवा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता को और गुम दस्तावेजों को पुनः प्राप्त करने की सुविधा को गांव में कम कर सकता है। इससे सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी उसी लैंग्वेज में मिल सकती है जिसको इंसान पढ़ता लिखता या समझ सकता है। फिलहाल जुगलबंदी 22 आधिकारिक भाषाओं और लगभग 20,000 सरकारी कार्यक्रमों को कवर करेगी। पर्यावरण मंत्रालय ने ताल छापर अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये तो खाली प्रस्ताव की बात है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ताल छापर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है और इसे जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कदम ये उठाया गया है कि इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। इसे 1962 में एक आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ पर ब्लैक बक्स, चिंकारा और पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अंजेला रोडेल ने टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। नाम याद रखिएगा। और टाइम शेल्टर जो उपन्यास है ये बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला बल्गेरियाई उपन्यास बन गया है। टाइम शेल्टर उपन्यास एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है जहां अतीत को एक तरह से रिक्रिएट किया जाता है और हर मंजिल को एक अलग दशक के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये इससे जो है ऐसे लोगों की मदद करने के लिए है ये क्लिनिक जो डिमेंशिया से पीड़ित है और अपनी पुरानी बातें भूल चुके हैं। पिछले साल गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत का मकबरा उपन्यास के लिए इसे जीता था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है पहले अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार की जो राशि है वो लेखक और अनुवादक के बीच में जो है शेयर की जाती है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में शुरू हुआ है और 25 मई को इसका जो आधिकारिक उद्घाटन समारोह है वो लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण में 21 खेल विषय हैं टोटल मिलाकर के और 4,000 से अधिक एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन 3 जून तक किया जाएगा। समापन समारोह वाराणसी में होगा। जिन 4 स्थानों पर इनका आयोजन किया जा रहा है उसमें गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी शामिल हैं। 2020 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में तीसरे इन पर्सन क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, उन्होंने हिस्सा लिया। जापान के पीएम थे फूमियो किशिदा और यूएसए के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने भी भाग लिया। क्वाड राजनेता दृष्टिपत्र वक्तव्य था भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए स्थायी भागीदार। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल की घोषणा की, क्वाड अवसंरचना फेलोशिप कार्यक्रम की भी घोषणा की। इसके अलावा जो अन्य घोषणाएं की गई थी वो था समुद्र में केबल के डिजाइन, रखरखाव में क्वाड की सामूहिक विशेषज्ञता, केबल संचार, सहायता के लिए साझेदारी और साथ में प्रशांत क्षेत्र में पहली बार पलाऊ में छोटे पैमाने पर ORAN तैनाती के लिए क्वाड समर्थन की घोषणा। ध्यान रखिएगा ये जो छोटी सी कंट्री है पलाऊ। क्वाड निवेशक नेटवर्क भी लॉन्च किया गया। यह रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में निवेश की सुविधा के लिए एक निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाला प्लेटफॉर्म होगा। क्वाड में निवेशक नेटवर्क जो है निजी क्षेत्र के लिए है। समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए भारत प्रशांत साझेदारी की प्रगति का स्वागत किया। इसकी घोषणा पिछले साल टोक्यो में शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसके अलावा भारत ने 2024 में क्वाड सम्मेलन के लिए नेताओं को भारत आने का आमंत्रण भी दिया है। राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन जिसे नेवा कहा जा रहा है उस पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई और 2 दिन की ये कार्यशाला थी जिसे राष्ट्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यशाला सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को नेवा प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर या प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी। तो बात करें नेवा की, क्या है? सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। उद्देश्य है सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को कागज रहित बनाना है। ठीक है, और इसके लिए अभी तक 21 राज्य विधानसभाओं ने नेवा के कार्यक्रम के लिए MOU पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया गया 3 दिवसीय सम्मेलन था और यहाँ पर श्रमिकों के अधिकार, कानून और सामाजिक सुरक्षा, अनौपचारिक श्रम से औपचारिक श्रम में परिवर्तन, इसकी चुनौती और विश्लेषण, आंतरिक श्रम प्रवास और आंतरिक प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और कई विषयों पर चर्चाएं शामिल थी। प्रधानमंत्री को पपुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च गरीब पुरस्कार मिला है। पपुआ न्यू गिनी के लिए जो दिया जाता है उसका नाम है सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू, और फिजी ने दिया है उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। इसके अलावा पलाऊ का भी एबाकल अवार्ड उन्हें मिला है। गूगल पे अब रुपे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करेगा, यानी कि गूगल पे पर अब रुपे का क्रेडिट कार्ड काम कर सकेगा। एनपीसीआई के सहयोग से ये परफॉर्मेंस हो पाया है। यह सुविधा एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध होगी। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डे होनोर से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के उनके योगदान के लिए मिला है। इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया ने एयरबस से 250 विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ डील की थी और एयरबस का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। और एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है? टाटा समूह के पास में है। इसके अलावा टाटा समूह ने, टाटा टेक्नोलॉजी ने टुलूज फ्रांस में अपना इनोवेशन सेंटर भी उद्घाटित किया था। फ्रांस सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है और इसकी शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी। देखिए, आईएनएस तरकस और आईएनएस सुभद्रा सऊदी अरब में अल मोहद अल हिंद नौसेना अभ्यास में भाग ले रहे हैं। आयोजन कहाँ हो रहा है? सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। ये इसका जो पहला संस्करण था इसका 2021 में, और ये इसका सिर्फ दूसरा संस्करण है। ये जमीन और समुद्र पर किए जाने वाले अभ्यासों की एक श्रृंखला होती है। आईएनएस तरकस को कमीशन किया गया था 2012 में और इसने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जैसे ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। और जो सुभद्रा है वो सुकन्या श्रेणी का एक गश्ती पोत है। चलते चलते और कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आयरलैंड शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हालांकि जो इसकी लेबलिंग है वो अनिवार्य होगी 2026 तक, बट आयरलैंड जो है मादक पेय पदार्थों पर ऐसा करने वाला पहला देश है। वैंकूवर कनाडा में एक सड़क को कोमागाटा मारू वे का मानद नाम दिया जा सकता है। 25 मई को केरल के मुख्यमंत्री ने पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य केरल को घोषित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब और कनाडा ने अपने पूर्ण राजनयिक संबंध दोबारा बहाल कर लिए हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने भी फाइनली रिसेशन में प्रवेश कर लिया है, मंदी में प्रवेश कर लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया। नाम सिर्फ याद रखना है कि जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। अरुणाचल प्रदेश राज्य के विकास के लिए इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल की स्थापना करेगा। ऑस्ट्रेलिया जो है बेंगलुरु में अपना वाणिज्य दूतावास जो कि 5वां है वो लॉन्च करेगा। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पहले से हैं ये। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $141 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। किस चीज के लिए? आंध्र प्रदेश में आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। सरकार ने जो नया संसद भवन का उद्घाटन किया है उस पर 75 रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो ये थे आज तक के हमारे करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में। थैंक यू।